Hello children, how are you? Hope all of us are doing good. The topic that we will study today is combustion and flame. And the things we will learn are combustion, types of combustion, conditions necessary for combustion, fuels, calorific value of a fuel, harmful effects of combustion of fuels, extinguishing the fire and flame. One of the milestones in the history of civilization was the invention of fire. Fire is a source of heat energy. We need fire to cook, to run automobiles, to run industries, and to do many more things. Fire is caused when a substance is burnt in air. It produces heat and light. तो अगर किसी चीज़ को आप हवा में जलाते हैं, पहली बात तो उससे हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है. जब फायर इन्वेंट हुई थी तो ये एक सिविलाइजेशन की हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा माइलस्टोन था. अब फायर को हम यूज़ करते हैं हीट एनर्जी लेने के लिए, खाना बनाने के लिए, अपने ऑटोमोबाइल्स चलाने के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज़ चलाने के लिए, और भी बहुत सारे काम हम आग से या फायर से लेते हैं. नाउ लेट अस लुक एट कंबस्टन. The process of burning of a substance in the presence of oxygen or air to produce heat and light is called combustion. किसी भी चीज़ को जब आप हवा या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं जिससे हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है तो उसको कहा जाता है combustion. Let us do it under adult supervision. Collect some material such as a piece of paper, a small piece of coal, a matchstick, iron nail, a piece of cloth and a small pebble. Try to burn each material. You will find that the piece of paper, cloth and matchstick will burn with a flame. Coal does not burn with a flame, it glows. The pebble and iron nail do not burn in the air. This activity shows that all substances do not burn on heating. Now let's look at combustible and non-combustible substances. From the above activity, we can classify the substances as combustible and non-combustible. The substances which burn in the presence of air or oxygen to produce heat and light are called combustible substances. For example, paper, wood, coal, CNG, LPG and kerosene. Substances that do not burn in the presence of air or oxygen are called non-combustible substances. For example, stone and iron. तो वो चीज़ें जो हवा या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती हैं और हीट और लाइट प्रोड्यूस करती हैं उन्हें कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहते हैं, और जो चीज़ें हवा या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं जलती उन्हें हम नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहते हैं. Now let us look at the types of combustion. Combustion can be classified into three types. So the first one is rapid or fast combustion. When a substance burns on heating to produce heat and light, it is called rapid combustion. For example, combustion of LPG, CNG and petrol. कोई भी चीज़ जब हवा की मौजूदगी में जलती है, हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है, तो उस प्रोसेस को हम रैपिड कंबस्टन कहते हैं. हम LPG, CNG, पेट्रोल में रैपिड कंबस्टन देखते हैं. देन वी हैव स्पॉन्टेनियस कंबस्टन. कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि जो हवा में आते ही जब भी उन पे हवा टच करती है तो वो अपने आप ही आग पकड़ लेते हैं. ऐसे प्रोसेस या कंबस्टन को स्पॉन्टेनियस कंबस्टन कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वाइट फॉस्फोरस इज लेफ्ट ओपन इन एयर इट स्टार्ट्स बर्निंग. सोडियम टू कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर. दैट इज़ वाई सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन. तो जिन चीज़ों की स्पॉन्टेनियस कंबस्टन होती है उन्हें आप ऐसे ही हवा में नहीं छोड़ सकते, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सोडियम, उसको आप केरोसिन के अंदर डाल के स्टोर करते हैं. देन वी हैव एक्सप्लोजन. फेस्टिवल्स वगैरह में आपने देखा होगा कि लोग पटाखे या बम्स चलाते हैं, उनसे बहुत एक तो ज़्यादा एक्सप्लोजिव साउंड भी आती है, हीट भी बनती है, लाइट भी जनरेट होती है. इस टाइप की कंबस्टन को एक्सप्लोजन कहा जाता है. कभी कभी एक्सप्लोजन जो है वो अगर किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़े या प्रेशर पड़े तब भी हो जाता है. नोट, वी शुड नॉट बर्न क्रैकर्स एज दे कॉज एयर एज वेल एज नॉइज़ पोल्यूशन. पटाखे जलाने से एयर और नॉइज़ पोल्यूशन दोनों ही होते हैं, तो उन्हें अवॉइड करें. देन वी हैव स्लो कंबस्टन. कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जैसे कि कोल एंड वुड, ये बड़े धीरे धीरे जलते हैं और ये कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ हीट और लाइट एनर्जी देते हैं.
You know that burning of food in the cells of our body is cellular respiration. हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनमें जब हमारा जो अंदर फूड मटेरियल गया है, जब उसकी बर्निंग होती है तो उसको हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन. दिस बर्निंग ऑफ फूड इन द सेल्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्लो कंबस्शन. ये भी स्लो कंबस्शन का एक एग्जाम्पल है. Now let us look at the conditions necessary for combustion. The conditions necessary are presence of combustible substance, presence of a supporter of combustion, attainment of ignition temperature. तो सबसे पहले हम देखेंगे combustible substances. वो चीज़ें जो easily जल सकती हैं उन्हें combustible substances कहा जाता है. For example, paper, LPG and wood. आपने नोटिस करा होगा कि जो पेपर और ड्राई यानी कि सूखी पत्तियां या लीव्स हैं वो बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेती हैं, तो इनको हम कहते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. वो चीज़ें जो हवा के प्रेजेंस में नहीं जलती उन्हें नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहा जाता है, जैसे कि पानी, सैंड, ग्लास. इफ़ देयर इज़ अ फायर, अ वुड मे नॉट बी यूज्ड टू डाउज इट, बट वाटर और सैंड मे बी यूज्ड. Thus non-combustible substances are used to extinguish fire. अगर कहीं पे आग लगती है तो जो नॉन कंबस्टिबल चीज़ें हैं जैसे कि पानी आप या फिर रेत, आप उसका इस्तेमाल करते हैं उस आग को बुझाने के लिए. Then we have supporter of combustion. जो सब्सटेंस किसी चीज़ के जलने में मदद करता है उसे हम सपोर्टर ऑफ कंबस्शन कहते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन. The process of combustion will stop if the supply of oxygen is cut off. अगर कोई चीज़ जल रही है तो वहाँ पे अगर आप ऑक्सीजन की सप्लाई को ख़त्म कर देते हैं तो उस चीज़ का जलना रुक जाता है. Then we have ignition temperature और kindling temperature. जो combustible substance है उसको एक मिनिमम टेम्परेचर तक आप हीट देते हैं तभी वो फायर कैच करता है या जलना शुरू करता है. इस टेम्परेचर को कहा जाता है इग्निशन टेम्परेचर. Thus, the minimum temperature at which a combustible substance catches fire is called its ignition temperature. It is also called kindling temperature और ignition point. तो जिस टेम्परेचर पे कोई चीज़ जलना शुरू होती है उस टेम्परेचर को उस चीज़ का kindling टेम्परेचर या फिर ignition point कहा जाता है. कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जैसे कि वाइट फॉस्फोरस, सोडियम मेटल, पेट्रोल, केरोसिन, पेपर. इनके इग्निशन टेम्परेचर जो हैं बहुत कम होते हैं, जबकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि कोल, वुड, इनके इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा हाई रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इग्निशन टेम्परेचर ऑफ वाइट फॉस्फोरस इज 35 डिग्री सेल्सियस. देयरफॉर इट मस्ट बी हीटेड टू 35 डिग्री सेल्सियस बिफोर इट कैन कैच फायर. Sometimes when room temperature is 35 degrees Celsius or more, it catches fire on its own. क्योंकि फॉस्फोरस का जो इग्निशन टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस है, तो जब किसी रूम में टेम्परेचर 35 या डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा है तो वो अपने आप ही आग पकड़ लेता है. On the other hand, coal and log of wood does not burn at room temperature because of their much higher ignition temperature. तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, वो उस लो टेम्परेचर में बड़ी आसानी से आग पकड़ लेती हैं. दे आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. तो इन चीज़ों को हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं. CNG, LPG, पेट्रोलियम वगैरह जो हैं या फिर ईथर, ये बड़े ही हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैं. तो इनको जब हम स्टोर करके रखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है. लेट अस डू इट. टेक 2 पेपर कप्स. Half fill one of the cups with water and hold the cups one after the other over a burning candle. You will see that the paper cup without water starts burning while water in the other cup starts boiling after some time. Why does it happen? It is because when water is heated in a paper cup, heat supplied to the paper cup quickly gets transferred from the paper cup to the water inside it. This process goes on and the temperature of water goes on rising till it starts boiling. During this process, the paper cup does not attain its ignition temperature due to constant transfer of heat from paper cup to water and hence it does not burn. On the other hand, the second cup catches fire. Now let's see how is a matchstick lighted. अगर आप कोई मैचस्टिक यानी कि जो माचिस की तीली होती है उसको मैच बॉक्स की जो रफ सरफेस है उसके अगेंस्ट रब करते हैं तो क्या होता है कि फ्रिक्शन
प्रोड्यूस होता है, इस फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है। ये जो हीट है, जो मैच स्टिक यानी कि माचिस की तीली के ऊपर जो केमिकल प्रेजेंट है उसके टेम्परेचर को रेज करती है जब तक कि उसका इग्निशन टेम्परेचर रीच हो जाता है। इसकी वजह से जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं उनमें आग लग जाती है और आपकी जो माचिस की तीली है वो जलना शुरू हो जाती है। नाउ लेट अस लुक एट फ्यूल्स। दी सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग आर कॉल्ड फ्यूल्स। तो जो चीज़ें जलने पर हीट और लाइट प्रोड्यूस करती हैं उन्हें हम फ्यूल्स कहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड फ्यूल्स, जो फ्यूल्स या ईंधन सॉलिड स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर में, उनको हम सॉलिड फ्यूल्स कहते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं वुड, कोल एंड काउडंग केक्स। देन वी हैव लिक्विड फ्यूल्स। वो फ्यूल्स जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं उन्हें लिक्विड फ्यूल्स कहते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन। देन वी हैव गैसियस फ्यूल्स। वो फ्यूल्स जो रूम टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में होते हैं उन्हें हम गैसियस फ्यूल्स कहते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं एलपीजी, सीएनजी, बायोगैस, कोल गैस वगैरह। नाउ लेट अस लुक एट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल। अलग अलग फ्यूल्स को जब हम जलाते हैं तो वो अलग अलग अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। कुछ फ्यूल्स ज़्यादा हीट देते हैं और कुछ फ्यूल्स कम हीट देते हैं। जो फ्यूल को बर्न करने पे हीट प्रोड्यूस होती है उसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो हम कैलोरीफिक वैल्यू की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। सो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ द फ्यूल। किसी भी फ्यूल के 1 किलोग्राम को जब आप कंप्लीटली जला देते हैं तो उसमें से जितने अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगी फ्यूल की उतना ही बेटर रहेगा। द यूनिट फॉर मेजरिंग कैलोरीफिक वैल्यू इज किलोजूल्स पर किलोग्राम। Calorific value of some fuels are given in this table. So in solid state, for cow dung it is 6,000 to 8,000, for wood it is 17,000 to 22,000, for coal it is 25,000 to 33,000. Then in liquid state for petrol it is 45,000, for kerosene it is 45,000, for diesel it is 45,000. Then in gaseous state for biogas it is 35,000 to 40,000, for CNG it is 50,000, for LPG it is 55,000 and for hydrogen it is 1,50,000. Now let us look at the harmful effects of combustion of fuel. फ्यूल्स की जब कंबस्शन होती है या हम उनको जलाते हैं तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होती है। These fuels cause air pollution because of emitting various gases and pollutants. क्योंकि इन फ्यूल्स को जलाने से बहुत सारी गैसेस और पोल्यूटेंट्स निकलते हैं जिनसे ये पोल्यूशन कॉज होती है। So burning of fossil fuels produces carbon dioxide in atmosphere. अब कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप में नॉन टॉक्सिक है लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज कंसंट्रेशन में होती है तो क्लाइमेट में बहुत ही गलत चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करती है। ये रेडिएशंस एमिट होती हैं सन से। इसकी वजह से जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा हीट अप होना शुरू होता है, गर्मी क्रिएट होती है। इसकी वजह से जो अर्थ पे लाइफ है उस पर बुरा असर पड़ता है। इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। दिस इन टर्न कॉजेज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर टू राइज विच इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। Then when fossil fuels burn in insufficient supply of air, carbon monoxide gas is produced which is a poisonous gas. अगर हवा की सप्लाई कम हो जब कोई फॉसिल फ्यूल जल रहा होता है तो कार्बन मोनोक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और ये जो है अगर हम इसको अंदर अपने इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं तो ये हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है जिससे हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है और उससे हमें सफोकेशन होती है और डेथ भी हो जाती है। दिस इज़ द रीज़न वी आर एडवाइज्ड नॉट टू स्लीप इन अ क्लोज्ड रूम विद बर्निंग फायर इन इट। Then coal contains compounds of sulfur and nitrogen which on burning give oxides of sulfur and nitrogen.
जो कोल है उसमें सल्फर और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं जो जलने पे सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होते हैं। ये करोसिव और पॉइजनस होते हैं। ये जब बारिश के पानी के साथ मिक्स होते हैं तो एसिडिक रेन होती है। ये एसिडिक रेन जब नीचे पड़ती है तो प्लांट्स एनिमल्स के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। जो बिल्डिंग्स हैं या जो मार्बल है या मेटालिक ऑब्जेक्ट्स हैं ये उनको भी करोड करती है। The burning of fossil fuels produces unburnt hydrocarbons as smoke which are health hazards. इसके साथ साथ बहुत ही फाइन पार्टिकल्स रिलीज होते हैं अनबर्न्ड कार्बन के। तो ये जो हैं इनको हम कहते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर और SPM, जिससे कि विजिबिलिटी कम हो जाती है और जो बिल्डिंग्स हैं वो भी काली काली होनी शुरू हो जाती हैं। इन्हीं की वजह से बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीजेस जैसे कि आस्थमा, ब्रोंकाइटिस वगैरह भी हो जाते हैं। विंटर्स में ये स्मॉग प्रोड्यूस करती हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए ही खतरनाक होता है। द बर्निंग ऑफ पेट्रोल इन ऑटोमोबाइल्स प्रोड्यूसेस अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स एंड lead compounds. These lead compounds are absorbed by soil and plants. They enter our food chain and cause health problems. तो जब भी हम पेट्रोल बर्न करते हैं ऑटोमोबाइल्स में तो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स और लेड कंपाउंड्स रिलीज होते हैं। ये जो लेड कंपाउंड्स हैं ये सॉइल हमारी अब्जॉर्ब कर लेती है, प्लांट्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं, हमारी फूड चेन में आ जाते हैं और फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। नाउ लेट्स लुक एट एक्सटिंग्विशिंग द फायर। हमारी रोज़ की लाइफ में फ़ायर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर फायर कंट्रोल के बाहर चले जाए तो लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान होता है। फिर समर्स में फॉरेस्ट फायर के बारे में सुनना तो एक आम बात हो चुकी है। नाउ दे आर समटाइम्स कॉज्ड बाय फ्रिक्शन ऑफ वुड और बाय ह्यूमन नेग्लिजेंस। लक्कड़ आपस में अगर रगड़ा खाए तो भी फायर कॉज होती है फॉरेस्ट में, या फिर ह्यूमन नेग्लिजेंस की वजह से भी होती है। Sometimes there are fires in factories or shops due to short circuit. Now to extinguish these fires, different methods are used. As already stated earlier in the chapter, 3 conditions are necessary for burning. किसी भी जगह आग लगने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। कंबस्टिबल सब्सटेंस की मौजूदगी, सपोर्टर ऑफ कंबस्टन की मौजूदगी और फिर उस इग्निशन टेम्परेचर का पहुंचना जिस पे कि आग लगती है। So by removing any one of these conditions, fire can be extinguished. तो इन तीनों में से अगर कोई एक वजह भी हटा दी जाए तो आग को रोका जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जब जंगल में आग लगती है तो जो वुड है उसके ऊपर अगर हम पानी डालते हैं हेलीकॉप्टर से या फिर हम किसी तरीके से आर्टिफिशियल रेन या फिर केमिकल रेन क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे आग जो है रुक जाती है। Now think, why is it dangerous to sleep in a closed room where a lamp or fire is kept burning? So in case a major fire breaks out in a town or city, a fire brigade is called upon to control the fire. कहीं पे भी अगर किसी भी शहर में, गांव में आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है उसे रोकने के लिए। जो फायर ब्रिगेड है वो आग के ऊपर पानी फेंकती है। पानी से जो है कंबस्टिबल मटेरियल का जो टेम्परेचर है वो कम होना शुरू हो जाता है और उसके इग्निशन टेम्परेचर से नीचे आ जाता है। जो वाटर वेपर होता है वो आसपास का जो सराउंडिंग कंबस्टिबल मटेरियल होता है जैसे कि एयर, उसकी सप्लाई को ख़त्म कर देता है, काट देता है। इससे क्या है कि जो आग लगी थी वो बुझ जाती है और आगे नहीं फैलती। सो वाटर कैन नॉट बी यूज्ड ऑल द टाइम टू डाउस फायर। फॉर एग्जाम्पल अगर इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है तो उसको बुझाने के लिए आप पानी नहीं डाल सकते, क्योंकि नहीं तो जो इंसान पानी डाल रहा है उसको शॉक लग सकता है। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। फिर अगर किसी गैस सिलेंडर में एक्सप्लोजन होती है और आग लग जाती है पेट्रोल से या किसी और तेल से, तब भी आप अगर वहाँ पे पानी डालेंगे तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि इन तेलों से या ऑयल से पानी लाइट होता है। तो पानी डालने से पानी जो है वो तेल के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देता है। When a person catches fire, he should be wrapped in a blanket. This cuts off the air supply and fire extinguishes. अगर किसी इंसान को आग लगती है तो उसके इर्द गिर्द अगर आप एक ब्लैंकेट या कंबल डाल देते हैं तो उससे जो एयर सप्लाई है वो बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। Fire by a gas cylinder, oil and short circuit of electricity can be extinguished
by spraying carbon dioxide gas which is a non-supporter of combustion. अब आग लगने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड हो तो आग नहीं लगती। तो अगर गैस सिलेंडर से, ऑयल से या इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्ट सर्किट से आग लगती है तो अगर वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को स्प्रे किया जाए तो आग को रोका जा सकता है। अब इससे क्या है कि ये जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसके आसपास एक लेयर बना देता है जिससे कि हवा उस सब्सटेंस तक नहीं पहुंचती, तो जो सपोर्टर है कंबस्टन का वो उस सब्सटेंस से कांटेक्ट में नहीं आता और आग जो है रुक जाती है। So it can be produced from a portable device called fire extinguisher. Now let's look at the fire extinguisher. बहुत अलग अलग तरह के फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया जाता है फायर को रोकने के लिए। Now we will discuss here soda acid type fire extinguisher. It is the simplest fire extinguisher. It has 3 parts: container, bottle and knob. जो आपका सोडा एसिड टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है इसके 3 पार्ट्स होते हैं: कंटेनर, बॉटल एंड नॉब। इसका जो कंटेनर है वो एक सिलिंड्रिकल शेप में होता है, इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन होता है और एक छोटी बॉटल होती है जिसमें कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इस बॉटल को एक नॉब के साथ अटैच किया जाता है। जब भी कहीं पे आग लगती है तो इस नॉब के ऊपर वार किया जाता है, इससे ये बॉटल टूट जाती है और जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो अंदर मौजूद सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है जिससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और बहुत फोर्स के साथ बाहर रिलीज होती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आग के इर्द गिर्द कंबल की तरह आ जाती है और जो एयर सप्लाई है उसको काट देती है, रोक देती है, जिसकी वजह से आग बुझ जाती है। नाउ लेट अस लुक एट फ्लेम। किसी भी आग का वो हिस्सा जहाँ पे गैसियस सब्सटेंसेस की कंबस्टन हो रही होती है उसे फ्लेम कहते हैं। सो ऑल गैसियस फ्यूल्स बर्न विद अ फ्लेम, but only those solid or liquid fuels which vaporize on heating burn with the flame. जितने भी गैसियस फ्यूल्स हैं वो फ्लेम के साथ बर्न होते हैं, लेकिन सॉलिड और लिक्विड फ्यूल्स जो गर्म होने पर वेपराइज होते हैं सिर्फ वो जब जलते हैं तो फ्लेम प्रोड्यूस होती है। जब भी कैंडल जलती है तो जो हॉट और पिघली हुई वैक्स है वो जो उसकी विक होती है उसमें ऊपर की तरफ उठती है और फिर वेपराइज हो जाती है। ये वेपर्स जब जलते हैं तो फ्लेम नज़र आती है। कोल डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम, कोल से फ्लेम नहीं होती। इट ओनली ग्लोस एज इट डज नॉट वेपराइज। When a fuel burns, the type of flame produced depends on the amount of air or oxygen available for combustion of fuel. तो जब भी कोई फ्यूल जलता है तो उसको कितनी एयर या ऑक्सीजन मिल रही है उस पर डिपेंड करता है कि उसकी कितनी फ्लेम बनती है या प्रोड्यूस होती है। When the supply of air or oxygen is sufficient, the substance that burns produces a blue flame. In case of insufficient supply of air, the color of the flame is yellow. तो अगर एयर की सप्लाई सफिशिएंट है तो फ्लेम का कलर ब्लू होता है, अगर एयर की सप्लाई सफिशिएंट नहीं है तो जो फ्लेम है उसका कलर येलो होता है। नाउ लेट अस लुक एट नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। जब ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट होती है तो जो फ्यूल बर्न करता है वो पूरी तरह से जलता है और ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करता है। जो ब्लू फ्लेम है उससे लाइट ज़्यादा नहीं निकलती तो इसको कहा जाता है नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। We should make sure that our stove produces blue flame when a fuel is burnt in it. अगर हम स्टोव अपना यूज़ करते हैं तो हमें ये चीज़ इंश्योर करनी चाहिए कि उसमें से ब्लू फ्लेम ही निकले जब भी कोई फ्यूल को जलाएं। On complete combustion, only carbon dioxide and water vapor are produced as a product of combustion. तो जलने पर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बनते हैं। In a wick stove, kerosene oil burns with blue non-luminous flame. This is because in a wick stove, a perforated sheet is kept around the wick which allows the hot air to enter near the wick. However, wick stoves are not in use nowadays. तो जो wick stoves हैं उनमें से blue non-luminous flames निकलती थी लेकिन आजकल वो ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आते। Now let us look at luminous flame.
When oxygen supply is insufficient, then the fuel burns incompletely, producing a yellow flame. जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो फ्यूल ढंग से जलता नहीं है और येलो फ्लेम बनती है. The yellow color of the flame is caused by the glow of hot and unburnt carbon particles produced due to incomplete combustion of fuel. जब फ्यूल की combustion incomplete होती है तो जो उसमें बिना जले हुए कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े ग्लो करना शुरू करते हैं. बहुत ज़्यादा गर्म होने पे तो हमें येलो फ्लेम कलर का नज़र आता है. दिस येलो फ्लेम प्रोड्यूसेस लाइट, सो इट इज़ कॉल्ड ल्यूमिनस फ्लेम. ये जो येलो फ्लेम है ये लाइट प्रोड्यूस करती है तो इसलिए हम इसे ल्यूमिनस फ्लेम भी कहते हैं. When kerosene oil is burnt in a lamp, it burns with a yellow luminous flame as there is less supply of air for burning vapors of kerosene. तो जब केरोसिन लैम्प में हम आग लगाते हैं तो यहाँ पे हमें येलो और लुमिनस फ्लेम नज़र आती है क्योंकि इसके अंदर जो एयर की सप्लाई है वो बहुत कम होती है. Now let us look at the candle flame. कैंडल वैक्स इज़ अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स. कैंडल की जो वैक्स है वो हाइड्रोकार्बन्स का सॉलिड फॉर्म में एक मिक्सचर है. इसको जब हम आग लगाते हैं तो सबसे पहले वैक्स मेल्ट होती है. मेल्ट होने के बाद जो इसके अंदर बत्ती या विक होती है ये उसके ऊपर की तरफ मूव करती है, राइज करती है. जैसे जैसे ये ऊपर राइज करती है इसको हीट मिलती है तो ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होती है. ये वाले वैक्स वेपर्स जब जलते हैं तो ये एक येलो लुमिनस फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं. द कैंडल फ्लेम इज़ वेरी मच सिमिलर टू केरोसिन लैम्प. It is yellow and luminous because of the presence of unburnt carbon particles in it due to incomplete combustion of wax hydrocarbons in less supply of air. तो केरोसिन की तरह यहाँ पे भी आपको येलो फ्लेम नज़र आती है. ये इसलिए नज़र आती है कि यहाँ पे बहुत सारे वैक्स हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनको एयर की सप्लाई कम मिलती है तो वो पूरी तरह से नहीं जलते और एक येलो लुमिनस फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं. These unburnt carbon particles rise up in the flame, get heated and start glowing. ये जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं ये ऊपर की तरफ राइज करते हैं, इनको हीट मिलती है तो फिर ये ग्लो करना शुरू कर देते हैं. ये जो कार्बन पार्टिकल्स हैं ये स्मोक और सूट के फॉर्म में फिर निकल जाते हैं. सो अ कैंडल फ्लेम हैज़ 3 zones. द इनर मोस्ट जोन, जो सबसे अंदर का जोन है वो बिल्कुल विक यानी कि बत्ती के साथ होता है. ये ब्लैक कलर का होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अनबर्न्ड वेपर्स होते हैं वैक्स के और कार्बन पार्टिकल्स भी होते हैं. यहाँ पे एयर की सप्लाई बिल्कुल नहीं होती. ये जोन सबसे कम गर्म होता है कैंडल में एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लैक जोन. देन वी हैव द मिडल जोन और सेंट्रल जोन. ये कैंडल फ्लेम का बीच का हिस्सा है जो कि येलो, ब्राइट और ल्यूमिनस होता है. यहाँ पे बहुत सारे गरम फ्री कार्बन पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो वैक्स हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी कंबस्टन कंप्लीट नहीं होती. The incomplete combustion in this zone is due to insufficient supply of air. This zone is more hot than the innermost zone but less hot than the outer zone. This is called yellow zone. तो ये जो बीच वाला जोन है यहाँ पे क्योंकि incomplete combustion है, क्योंकि एयर की सप्लाई इनकम्प्लीट है तो ये जो सबसे अंदर वाली ब्लैक जोन है उससे ज़्यादा गर्म है, लेकिन जो सबसे बाहर वाली जोन है उससे कम गर्म होता है. इसको येलो जोन कहा जाता है. देन वी हैव द आउटर जोन. ये सबसे बाहर की जोन होती है. ये ब्लू और नॉन लुमिनस होती है. इस जोन में क्योंकि कंप्लीट कंबस्टन होती है वैक्स हाइड्रोकार्बन्स की और वो इसलिए होती है क्योंकि इनके आसपास जो है बहुत अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में एयर मौजूद रहती है. ये फ्लेम की सबसे ज़्यादा गर्म जोन होती है और इसको हम ब्लू जोन कहते हैं. Now let us take a quick recap. The process of burning of a substance in the presence of oxygen is called combustion. Fuels are substances that are used for producing heat energy. Those substances that burn and catch fire are called combustible substances. For burning any combustible substance, either completely or incompletely, oxygen is needed, which is the supporter of combustion. Conditions necessary for combustion are presence of combustible substance, presence of oxygen which is a supporter of combustion and attainment of ignition temperature,
A blue flame produced during the burning of a fuel indicates the complete combustion of a fuel. It shows that the fuel is getting sufficient oxygen for complete burning. So I hope that this chapter is clear to all, and answering questions based on this chapter will now be easy.